और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर है 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स। व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि कोई आपके पास रिएक्शन है, यदि 90% रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यदि 90% रिएक्शन होता है तो उसमें 10 घंटे लगते हैं। यदि 99.9% रिएक्शन होते हैं तो कितना वक्त लगेगा। क्वेश्चन यहां पर ये है। क्वेश्चन सबों के समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फॉर्मूला होता है, मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख दिया। K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए टी का मतलब होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आप इसको जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें। अब यहां पर इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि साफ साफ सबों को दिखाई पड़ सके। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि ए नॉट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ए टी होता है, ए टी का मतलब होता है बचा हुआ कंसंट्रेशन। ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और एक्स का मतलब जो खर्च हो गया। तो जितना आपने कंसंट्रेशन लिया था उसमें से खर्च हुए को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखें, ये वाला फॉर्मूला लिखें, दोनों एक ही है। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर कोमल को एंट्री दे दो। अब वो आएगी 12 बजे, तो मैं क्या करूंगा? वो कह रही है। हाँ, अब यहां पर देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि कहानी परसेंटेज में है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा 100% रहेगा। और चूंकि यहां पर 90% रिएक्शन हो चुका है तो इसका मतलब एक्स यानी कि 90% खर्च हो गया रिएक्टेंट। और इसमें कितना वक्त लगा? तो 10 घंटे लगे हैं। तो टी हमारा हो गया 10 आवर्स। यहां पर दिया हुआ है 10 आवर्स। अब आप यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर इस फार्मूले में इसके वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि एक 90% की बात हो रही है और एक यहां पर 99.9% की बात हो रही है। तो यहां पर के का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, के की जगह पर आपने के को रखा, ये 2.303 बाई टी है। तो यहां पर हमने 2.303 बाई 10 लिखा, क्योंकि टाइम हमारा क्या है? 10 आवर्स है, इसलिए टी के जगह पर हमने 10 लिख दिया। फिर यहां पर देखिए कि लॉग ए बाय ए माइनस एक्स है। लॉग ए का वैल्यू देख लीजिए यहां पर कितना है? 100%। तो ए के जगह पर हमने लिख दिया 100, और फिर यहां पर ए माइनस एक्स है यानी कि 100 माइनस 90। यहां पर आप देख सकते हैं 100 माइनस 90। यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। यस सर। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहां से लेकर के यहां तक तो मैंने कोई चेंजिंग किया ही नहीं है। अब यहां पर देखिए, के था, हमने के लिखा, इक्वल टू का निशान था, 2.303 बाई 10 था, लॉग था।
लेकिन यहाँ पर 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ऊपर में जो 100 है इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, log 10 मिलेगा। और log 10 का वैल्यू होता है 1। यदि log 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये पूरा फिगर हमारा 1 बन जाएगा। 2.303 इंटू 1/10, ये का वैल्यू आपको क्या मिला, 0.2303। तो यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? हेलो नो सर। हाँ नो सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कहीं पर पढ़ लिया होगा तो उनके तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन किसी कारण से यदि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने कि कहीं ट्यूशन में भी नहीं पढ़ा है और क्लास भी अटेंड नहीं किया है, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब वो झेलना आपका काम है। अब आगे देखिए, इसका मतलब कि आपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने के का वैल्यू निकाल लिया। अब अपने को देखना कि यदि 99% रिएक्शन होता है कितना टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला तो हमें वही रखना है, लेकिन चूंकि टाइम निकालना है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस टी को और इस के को, ये के और इस टी को हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखे हैं कि अल्टरनेंडो यूज किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में टी को हमने यहां पर ले लिया और के को हमने यहां पर ले लिया है। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, टी इक्वल टू ये जो 2.303 है, आप इसको समझने की कोशिश करें। 2.303 यहां पर है 2.303, के का वैल्यू 0.2303 जो हमने अभी ये फाइंड आउट किया था, लॉग 100/0.1। ये 0.1 कहां से आया ये देख लीजिए भाई। 100 में से 99.9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा log 1000 या 10⁻³ भी आप इसे लिख सकते हैं। अब log 10⁻³ का वैल्यू होता है 3, और 2.303 को 0.2303 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10। देखो मैं यहां पर कलर चेंज करके बता रहा हूं। इतने को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10। ये समझ में आ गया क्या? रेड वाला दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और उसके बाद यहां पर log 10⁻³ इसका वैल्यू होगा केवल 3, इसका वैल्यू हो गया 3। अब 3 को आप इससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 30। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। इसमें किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। जब कोई भी रिएक्शन होते हैं तो यहां पर जो रिएक्टिंग स्पेसीज होते हैं ये आपस में टकराते हैं। ये मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको इस ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 2 ग्राफ मैंने दिखाए हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आपने यहां पर 2 एक्सिस के ऊपर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर केमिकल के पोटेंशियल एनर्जी को लिया है।
चाहे एक नंबर ग्राफ हो यानी कि एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ हो या एंडोथर्मिक वाला ग्राफ हो, दोनों में वही चीज है। एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको ये जो रेड कलर का इंडिकेटर नजर आ रहा है, ये लाइन ड्रॉ करना है। यह हो गया कि यह रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एनर्जी होगा यह रिएक्टेंट का एनर्जी होगा। और यदि इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर रिएक्टेंट का एनर्जी हमारा हो जाता है यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि जहां पर आपको रेड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, जहां पर ER लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। अब यहां पर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाएगा, तो जब उसके बीच में टक्कर होगी और उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर जी यह थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या चीज है, तो यहां पर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप समझें। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पेसीज फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर्स। अपने लैंग्वेज में जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज होते हैं, इसके पास कम से कम इतने अमाउंट में एनर्जी होने चाहिए जिससे कि वह प्रोडक्ट बना सके, रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सके। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूं आपको कि मान लीजिए आपने 100 मार्क्स के पेपर दिए, तो पास होने के लिए कम से कम आपको 33% मार्क्स की जरूरत होगी। तो वो जो 33% है वह कहलाएगा थ्रेशोल्ड मार्क्स। यदि हम वही बात एनर्जी के सेंस में करें कि कोई भी दो या दो से ज्यादा जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज है वह रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट तब बनाएगा जब उसके बीच में कोलिजन होंगे, टक्कर होंगे। जब टक्कर होंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। अब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम से कम इतना हो जिससे कि प्रोडक्ट बना सके। तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गया क्या? हेलो। यस सर। अब यहां पर देखिए ग्राफ में, इस ग्राफ में आपको यहां पर ET और यहां भी ET लिखा हुआ मिल रहा है। तो ET का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड, T फॉर थ्रेशोल्ड हमने लिया है। तो ET का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां पर जो रेड कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये वाला, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो एनर्जी है ये कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। चाहे इसमें डॉटेड रेड नजर आए या आपको यहां पर ये डॉटेड रेड नजर आए, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। तो यहां पर दो तरह का एनर्जी मैंने आपको बताया। एक मैंने आपको बताया रिएक्टेंट का एनर्जी, दूसरा मैंने बताया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक कहानी सुन लो, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी। क्या हो? तो कहानी यह है कि इसमें जो आवेश है, आवेश, हेलो, आवाज आ रही है क्या?
यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। आवेश में एग्जाम्पल के रूप में आपको ले रहा हूं, नाराज तो नहीं होगे? नो सर। ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए कि आवेश की इच्छा हुई कि मुझे बाइक चाहिए, और इसने घर में आतंक मचा दिया कि मुझे तो बाइक चाहिए। तो इनके पेरेंट्स ने इनको 50,000 रुपये दिए, बोले कि भाई ले जा तू 50,000 रुपया और जाकर के बाइक परचेज कर ले। तो आवेश के पास जो 50,000 है, तो आवेश यहां पर हो गया रिएक्टेंट, और इसके पास जो एनर्जी है वो हो गया रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी 50,000। अब ये चला गया ऑटो मार्केट बाइक परचेज करने के लिए, और जब ये वहां पर गया तो इसने वहां पर देखा कि जो बाइक इसे पसंद आई वो 85,000 रुपीज की है। अब आवेश के पास 85,000 रुपीज होंगे तो वो बाइक आवेश के घर आएगी, और यदि 85,000 रुपीज नहीं होंगे तो वह बाइक आवेश के घर नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि यह 85 रुपीज थ्रेशोल्ड कॉस्ट हो गया, यानी कि यह थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। ये 2 पॉइंट समझ में आया क्या? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। अब यहां पर आगे देखो, अब वहीं पर तनिष्क मिल गया। तनिष्क ने आवेश से पूछा कि भाई कहां भटक रहा है इस कोरोना काल में? तो कहा कि जी भाई मुझे तो बाइक लेने थे, और मेरे पास 50,000 रुपीज है, और बाइक की कीमत 85,000 है, 35,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो ये 35,000 क्या हो गया? 35,000 क्या हो गया? एक्स्ट्रा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि कम से कम इनके पास और 35,000 रुपीज होंगे तो ये बाइक परचेज कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि साथ के साथ डेफिनेशन भी जानते रहना चाहिए। देखिए यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो डेफिनेशन है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पेसीज फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है उसके पास कम से कम जितना उसका एनर्जी है उससे कम से कम जितना एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको एनर्जी की जरूरत है, जिससे कि वह प्रोडक्ट बना सके, तो उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहां पर क्या हुआ कि तनिष्क ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे पिताजी अभी यहीं पर मार्केट में है, चलो मैं पिताजी से 35,000 रुपये दिलवा देता हूं। तो ये 35,000 क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर देखिए इस ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी कौन है? ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये रिएक्टेंट का एनर्जी। इसके बीच में ये ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन नजर आ रहा होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है यह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। आपको धोखा ना हो इसलिए मैं इसको मूव करा रहा हूं, केवल इतना दूर ही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। आप सोच रहे होंगे कि जी यहां पर तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रेड वाला है, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। यदि इस पिक्चर में बात करें तो ये रेड वाला हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये ग्रीन वाला आपका हो गया यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी। तो ग्राफ में ये दोनों चीज समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। अब यहां पर देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी
और प्रोडक्ट के एनर्जी का जो डिफरेंस होता है। देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है EP माइनस ER इक्वल टू डेल्टा H, यानी कि प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें से आपको रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना होता है, और माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है उसे कहा जाता है डेल्टा H, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। तो अब यहां पर देखना भाई, मैं आपको चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इस ग्राफ में देखते हैं तो ये जो डेल्टा H है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि यह रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को कहा जाता है डेल्टा H। ये देख लीजिए, फिर मैं मूव करा रहा हूं, केवल इतना डिफरेंस हमारा कहलाएगा डेल्टा H इस ग्राफ के अंदर। और इस ग्राफ में फिर मैं इसे मूव करा करके दिखा रहा हूं, देख लो ये जो डिफरेंस है ये भी कहलाएगा डेल्टा H। लेकिन एक जगह डेल्टा H निगेटिव है, जबकि दूसरी जगह डेल्टा H आपका यहां पर पॉजिटिव है। आपने किसी क्लास में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व्ड, वह रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है, और जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। तो यहां पर देखिए, इस केस के लिए देखो EP का वैल्यू हाँ भाई अपना माइक बंद रखो। EP का वैल्यू हमारा इतना, ये जो नया दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इसको मैं एक बार उठा करके इधर ले आता हूं, और यहां से लेकर के यहां तक जो दिखाई पड़ रहा है ये ER है। तो इस ग्राफ में ER का वैल्यू ज्यादा है और EP का वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब कि आपने कम में से ज्यादा को माइनस किया, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा। क्या ये पॉइंट सबों के समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब उसी तरीके, हाँ थैंक यू। अब यहां पर देख लो, इस बार यहां पर ये वाला पोर्शन आपका EP है, और इसको मैं सरका करके ले आता हूं यहां पर, और ये वाला पोर्शन आपका ER है। तो इस बार EP का वैल्यू ज्यादा है और ER का वैल्यू कम है। तो अधिक वैल्यू में से यदि कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि यदि डेल्टा H निगेटिव आता है तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यदि डेल्टा H पॉजिटिव आता है तो यह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं? हेलो? नो सर। ठीक, नो सर। नो सर। अब आगे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स अपॉन। अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी देख लीजिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैटेलिस्ट के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है,
और इसमें भी दो कंडीशन है। अब यह जो कैटेलिस्ट होता है इसका काम क्या होता है, तो नॉर्मली मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको इसे डायरेक्ट बताता हूं। एक दिन मैंने बोला भी था कि दो तरह के कैटेलिस्ट होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ कैटेलिस्ट, पॉजिटिव कैटेलिस्ट एंड नेगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहां पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में याद रखना है। याद रखिएगा, जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। किसी भी रिएक्शन में यदि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लो है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और यदि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हाई है तो रिएक्शन स्लो होगा। अब मैं आपको इस ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा इस ग्राफ को देखिए, मुझे लगता है कि सबको दिखाई पड़ रहा होगा। यहां पर कैटेलिस्ट लिखा हुआ है, यहां पर अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट लिखा हुआ है। एक इंडिकेटर में यूज कर लेता हूं। चलो अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है कैटेलिस्ट, ये लिखा हुआ है अब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट, और ऊपर में लिखा हुआ है इनहिबिटर ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, यदि किसी रिएक्शन में कैटेलिस्ट आप यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए ये वाला लाइन समझना, ये 3 लाइन है ना, एक ये लाइन में दिखाता हूं, ये है जब कैटेलिस्ट यूज हो रहा है। सेकंड लाइन ये है, ये लाइन है कि जब कैटेलिस्ट यूज नहीं हो रहा है, और एक इसके ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है जहां पर कि निगेटिव कैटेलिस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, जब कैटेलिस्ट यूज किए तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया। E का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और जब निगेटिव कैटेलिस्ट आपने यूज किया तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, यहां तक पहुंचा दिया। तो ये याद रखना है। और टाइम हो गया ओवर, तो मैं आपको इस ग्रुप में 2 वीडियो भेज रहा हूं जिसमें कि डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन, वहां से आप लोग समझ लेंगे, और फिर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेंगे। थैंक यू।